सभी बच्चों को नमः संस्कृताय। हम लोग सुपर टैट में संस्कृत पढ़ रहे थे और संस्कृत में संधि पढ़ी हुई थी। संधि में हम लोगों ने स्वर संधि पूरी कर ली थी। तो आज हम लोग आगे वाली व्यंजन संधि पढ़ेंगे। ठीक है, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है या फिर कौन कौन से किसमें नियम होते हैं, ऐसा सब कुछ पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि। क्या पढ़ेंगे? व्यंजन संधि। ठीक है, आज हम लोग व्यंजन संधि पढ़ेंगे। तो व्यंजन संधि में देखते हैं कि इसके क्या नियम होते हैं। और ऐसा आपसे नहीं पूछा जाता है कि व्यंजन संधि कितने प्रकार की होती है, जबकि स्वर संधि में मैंने बताया था स्वर संधि 8 प्रकार की होती है। उसमें 8 में मैंने सभी के सूत्र और सभी के नियम सब कुछ बता दिया था। इससे पिछले वाले वीडियो में अब आगे पढ़ते हैं आज। तो देखते हैं व्यंजन संधि। ठीक है, क्या होता है व्यंजन और क्या होती है व्यंजन संधि। जैसा कि आपको बताया था कि व्यंजन जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जबकि स्वर स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। यहाँ क्या होता है, अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो ये कह सकते हैं कि व्यंजन का व्यंजन से मेल हो। ठीक है, व्यंजन का व्यंजन से मेल हो या व्यंजन का स्वर से मेल हो तो व्यंजन संधि होती है। जैसे कि अगर इसका एक सूत्र टाइप में बनाए तो हम कहें कि व्यंजन प्लस व्यंजन। ठीक है, व्यंजन प्लस व्यंजन कौन सी संधि होती है? व्यंजन संधि होती है। आपको पता है जब दोनों तरफ व्यंजन का मेल होगा तो व्यंजन संधि ही होगी। जबकि स्वर संधि में क्या हो रहा था कि जो भी मेल होता था वो स्वरों का मेल होता था। ठीक, लेकिन यहाँ पे एक दूसरी आपकी शर्त ये भी है कि व्यंजन के साथ आपके स्वर मिले। ठीक है, व्यंजन के साथ क्या मिले? स्वर मिले, तब भी संधि आपकी व्यंजन ही मानी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ एक स्वर है तो स्वर भी तो मानी जा सकती है, ऐसा नहीं हो सकता है। यही आपको याद रखना है। ठीक है, तो जबकि व्यंजन और स्वर दोनों का मेल हो रहा है तो संधि आपकी व्यंजन ही मानी जाएगी। स्वर में सिर्फ 2 स्वरों का मेल होता है, जबकि व्यंजन में व्यंजन व्यंजन का भी मेल होता है और व्यंजन स्वर का भी मेल होता है। जैसे कि उदाहरण में समझ लेते हैं। उदाहरण में बाक बाक प्लस ईसहा, बाक प्लस ईसहा। तो देखेंगे यहाँ पे हलंत लगाया हमने। हलंत का मतलब होता है व्यंजन, पूर्ण व्यंजन। ठीक है, यहाँ से स्वर इसका हटा दिया गया है और आगे आपको स्वर दिखाई दे रहा है। तो स्वर भी दिख रहा है और व्यंजन भी दिख रहा है। तो ये नहीं कह सकते कि ये स्वर संधि भी हो सकती है। नहीं, ये पूर्णतः व्यंजन संधि होगी। शब्द आपका बन जाएगा वागीसहा। ठीक है, याद रखना। तो इस तरह से ये भी इस तरह से पूछा जा सकता है कि व्यंजन और स्वर कौन सी संधि होती है, तब व्यंजन संधि ही होती है और व्यंजन व्यंजन तो व्यंजन संधि होगी ही होगी। ठीक, अगला जैसे लिखा हो सत प्लस जन, सत प्लस जन। यहाँ व्यंजन है और इसका भी अगर पहला अक्षर लेते हैं तो व्यंजन ही मिलता है। ठीक है, तो सत प्लस जन सज्जन, सत प्लस जन सज्जन। ठीक है, अब बिसर लगा देंगे तो बिसर लगा देंगे, ऐसा सज्जनहा हो गया। तो आपने देखा कि व्यंजन संधि में आपका व्यंजन व्यंजन का भी मेल होता है और व्यंजन स्वर का भी मेल होता है। ठीक है, तो इतना आपने देख लिया। आगे हम देखेंगे व्यंजन संधि में कौन कौन प्रकार होते हैं और उनके भी अपने क्या क्या सूत्र होते हैं। तो सबसे पहले व्यंजन संधि का पहला प्रकार होता है, यहाँ पे इसमें पूछे नहीं जाते तो सिर्फ ऐसे लिख लेंगे कि अगला कोई आगे ये व्यंजन संधि का एक प्रकार है। तो पहली व्यंजन संधि का नाम आपका होगा सुचित्व संधि। क्या होगा? सुचित्व संधि। ठीक है, संधि का नाम है सुचित्व संधि। तो आगे देखेंगे कि इसका सूत्र क्या होता है, इस संधि का सूत्र क्या होता है और कैसे ये संधि काम करती है, किस नियम पे काम करती है। तो सबसे पहले इसका सूत्र देख लेते हैं। सूत्र है इसका, सूत्र है स्तोषु, सूत्र स्तोषु नाशु, स्तोषु नाशु, ये सूत्र हो गया इसका। ठीक है, ये इसका क्या है? ये सूत्र है।
तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो सूत्र होते हैं वो हिंदी में इसकी व्याख्या होती है। ठीक है, जो सूत्र होते हैं वही हिंदी में इसकी क्या होती है, व्याख्या होती है। यहाँ कह रहे इस, ये देखो ये सा बना है, ये ता बना है, ये सकार और तकार के बाद ये सा और चू का मतलब चा वर्ग आए तो इस सा का ये सा हो जाता है और इस ता वर्ग का चा वर्ग हो जाता है। यही इसका व्याख्या रूप है। ठीक है, यही इसका व्याख्यात रूप है। तो आप अगर इसको एक्सप्लेन करें, इसको व्याख्यायित करें, तो यहाँ कहेंगे इस सा के बाद, इस सा के बाद कौन सा सा आए, ये वाला सा आए। ठीक है, सकार के बाद इसको संस्कृत में सकार कहते हैं। क्या कहते हैं, सकार कहते हैं। इसलिए आपको सरल भाषा में बता रहे कि जब भी सकार लिखा हो तो उसका मतलब सिर्फ सा से होता है। तो सा के बाद सा आए, सा के बाद सा आए तो सा हो जाता है। ठीक है, तो सा हो जाता है। ठीक है, ऐसा आपको पता चल गया। इस सा के बाद ये सा आए तो यही हो जाता है, जो आएगा वही आगे हो जाएगा। अब कह रहे कि ता वर्ग के बाद, ता वर्ग के बाद ता, था, दा, धा, ना, ये पूरा वर्ग है। ता वर्ग के बाद कोई भी चा वर्ग आए, चा, छा, जा, झा और या। मैंने सभी वर्ड इसलिए लिख दिए ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो देखेंगे ये कह रहे कि अगर इसके बाद कोई ये आएंगे तो यही हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद कोई ये वर्ग आएंगे तो जो आएगा ये भी उसी में बदल जाएंगे। जो आएगा इसमें से जो आएगा तो ये भी उसी के जैसे हो जाएंगे। तो हम लोग उदाहरण में देख लेंगे कि कैसे इसके नियम क्या क्या होते हैं। तो आपने नियम अगर लिखना हो तो कहेंगे सकार के बाद, सकार के बाद सकार आए तो सकार हो जाता है। सरल भाषा में सा दंतव्य के बाद सा तालब आए तो तालब सा हो जाता है। ता वर्ग के बाद चा वर्ग आए तो चा वर्ग ही हो जाता है। ऐसा आपको लिखना नहीं है वहां परिभाषा, सिर्फ नियम सीख के आपको संधि पहचाननी है, कौन सी संधि हो सकती है या इसका विच्छेद कैसे होता है। ठीक है, इस तरह से। तो देखेंगे उदाहरण में जैसे लिखा हो हरीश, हरीश प्लस सेते, हरीश प्लस सेते, हरीश इसके बाद ये आया तो इनको भी इसी के जैसा बना देना है, हरीश सेते। अब आधा ही बनता है, देखो आधा ही बना था। ठीक है, तो आधे के बाद, आधे के बाद यहाँ आधा भी आ सकता है या पूरा भी, यहाँ कैसा भी आ सकता है। आप चाहें तो हलंत लगा ले और नहीं भी हो सकती, दोनों प्रकार के हो सकते हैं। तो इसके बाद ये आया तो इसको भी इसी के जैसा रूप दे दिया। तो यहाँ आपका कौन सी संधि हुई, सुचुप्त संधि। अगले कस, कस प्लस चित, कस प्लस चित, ये बता रहे थे कि इसके बाद वो अगले वाले का रूल था इसलिए। ठीक है, कस प्लस चित, सा के बाद चा आया, सा के बाद क्या आया, चा आया, तब भी इस सा का इसी में परिवर्तन होगा। ठीक है, तो चा नहीं बन जाएगा, इसलिए मैं ऐसा उदाहरण बता रही हूं। तो देखेंगे कि इसका कैसे बनेगा, इस तरह बन जाएगा कश्चित। ठीक है, तो यहाँ क्या परिवर्तन आपने देखा कि इसके बाद कोई चा वर्ग भी आए, इसमें से कोई भी अक्षर आ जाए तब भी हमारा ये सा तलव्य सा में ही बदलेगा। और आगे देखते हैं कि अगर ऐसे कुछ हो तो ऐसे कैसे बदलते हैं। जैसे कि आपका लिखा हो सत, सत प्लस चित, सत प्लस चित। तो यहाँ आपने देखा कि ता के बाद चा आया तो मैंने कहा इस ता को भी इसी के जैसा बना देना है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सचित। क्या हो जाएगा, सचित। ठीक है, आगे देखेंगे, अगले उदाहरण से इसको और अच्छे से देखेंगे। जैसे लिखा हो, अभी मैंने यहाँ लिखा सत प्लस जन, सत प्लस जन। ठीक है, सत प्लस जन।
तो आपने देखा कि ता आया और आपका यहाँ तीसरा है, तो इसको भी तीसरा ही बना देना है। इसको भी क्या करना, इसका दो शब्द हो सकते, कभी कभी आपको सद लिखा भी मिल सकता है। तो आपने देखा दा तीसरे नंबर पे है, जा तीसरे नंबर पे है, तो इसको भी इसी के जैसा बना देना, अर्थात जा में ही बदल देना। यहाँ ता किसमें बदला, जा में, यहाँ भी यहाँ ता किसमें बदला, चा में, क्योंकि इसके बाद चा आया था। और ये जो सा है वो किसमें परिवर्तित हुआ, ये आपका तालव्य सा में परिवर्तित हुआ, क्योंकि इसका रूल है इसके बाद कोई भी आएगा इस वर्ग में से या फिर ये, तो ये तालव्य सा ही बनेगा। ठीक, अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण है याच, याच प्लस ना। ये उदाहरण आपका बहुत पूछा जाता है, इसलिए मैं बता रही हूं। याच प्लस ना, याच प्लस ना। तो आपने देखा कि हमारा ना 5वें नंबर का है, ना क्या है 5वें नंबर का है, और यहाँ जो चा है वो ये वाला आ गया है। इधर का उधर भी हो सकता है, इसीलिए मैंने दूसरे उदाहरण भी बताए हैं। तो ये 5वें का था, ये 5वें का था, इसलिए इसको भी क्या करना है, 5वां ही बना देना है, 5वां ही बना देना। अब आधा था इसलिए आधा ही बनाया जाएगा, यांचना। ठीक है, यांचना इस तरह से आपका बन जाएगा शब्द। क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। अगला क्या हो सकता है, जैसे लिखा हो, अगले उदाहरण जैसे लिखा हो उत प्लस चारण। क्या लिखा हो, उत प्लस चारण। तो आपने देखा कि ये चा आया और यहाँ ता आ गया, यहाँ पे ता आया, ये चा आया, ता के बाद क्या आया, चा आया, तो हमारा ता भी किस में बदल जाएगा, चा में बदल जाएगा। तो शब्द क्या बन जाएगा, उच्चारण। शब्द क्या बन जाएगा, उच्चारण। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे संधि विच्छेद आते हैं, और संधि विच्छेद ऐसे देके आपसे क्या बनता है ये पूछा जाता है, और इसमें कौन नाम होता है ये पूछा जाता है, या फिर इसका विच्छेद कैसे करते हैं ये पूछे जाते हैं। अगला देखेंगे, जैसे कि और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे लिखा हो बृहद, बृहद प्लस झर, बृहद प्लस झर। ठीक है, यहाँ तीसरा आया और यहाँ आपका झर इसी वाले वर्ग में से चौथा वर्ग आ गया। ठीक है, क्या आ गया, चौथा आ गया। तो आपने देखा कि ये तीसरा था, इसके रूल देखते हैं कि ऐसे भी हो सकते ऐसे भी। ये तीसरा था तो अपने ही नंबर पे लेकिन चा वर्ग में बदल जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दा जा में बदल जाएगा और अगला वाला वैसा ही बना रहेगा, बृहज्झर। क्या हो जाएगा, बृहज्झर। संस्कृत में आपको इसी तरह से पूछे जाते हैं, तो आप देख लेंगे कि आपके जो उदाहरण होंगे वो इसी तरह से हो सकते हैं। तो यहाँ आपने एक संधि सीखी, संधि का नाम है सुचित्त संधि। संधि का नाम क्या है, सुचित्त संधि। सूत्र है स्तोषु नाशु। जैसा कि सूत्र से स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अगर आपका दंतव्य सा के बाद कोई तालव्य सा आए, दंतव्य सा के साथ तालव्य सा का मेल हो तो तालव्य सा ही बन जाता है। रूल तो ऐसा था, लेकिन रूल आपका ये भी है कि अगर इसके बाद चा वर्ग में से कुछ आ जाता है तब भी ये तालव्य सा ही बन जाएगा। अगला इसमें आपको इस तरह भी देखना होगा, नियम यही होता है, सब लोग यही बताते हैं, लेकिन यहाँ आपका ऐसे भी होता है, तो ये भी आपको सीखना होगा, पढ़ना होगा। आगे देखेंगे, अगर इनके बाद कोई ये आते हैं तो यही बन जाते हैं, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि याच प्लस ना, याच प्लस ना, तो यहाँ क्या है, आपने देखा कि जो चा है, चा इधर से आ गया और ना इधर से। ठीक, तो इसका एक दूसरा रूप भी बनता है। कभी कभी वैसे तो ऐसा सही होता है, लेकिन अगर लिखा मिले ऐसा तो भी सही होता है। क्यों, क्योंकि ये इसलिए सही होता है कि आपने देखा कि चा का हमारा जो इस ना की वजह से ये 5वें में बदल गया, लेकिन जो ना था, जो ना था, जैसा कि आपने ये ना देखा था अभी,
तो ये आपका पहले में बदलेगा, क्योंकि पहला वाला पांचवा में बदला तो आपका जो पांचवा वाला है अर्थात जो पांचवा वाला है वो पहले में भी बदल जाता है। ये भी एक रूल, इसमें नियम होता है। तो शब्द ऐसे भी लिखा मिल सकता है और इस तरह भी लिखा मिल सकता है, लेकिन इसका विग्रह यही होगा याच प्लस ना, और संधि का नाम अगर पूछा जाएगा तो सुचित संधि हो जाएगी। ठीक, तो इस तरह आपने सुचित संधि के उदाहरण देख लिए और इसका सूत्र देख लिया। तो ये आपको सूत्र याद रखना, ऐसे सूत्र व्यंजन संधि में बहुत पूछे जाते, तो ऐसे कैसे याद रखेंगे। यहाँ भी सा और चू मतलब चा वर्ग है, यहाँ भी सा और चू चा वर्ग है, तो इससे हमें एक दूसरे से थोड़ा सा मिलान कर लेंगे, मैचिंग कर लेंगे, इससे सूत्र याद करने में आसानी रहेगी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके आगे अगली संधि पढ़ाते हैं। व्यंजन संधि में अगली संधि आपकी है, व्यंजन संधि में अगली संधि है, क्या है, अगली संधि है इष्टुत्व संधि। इष्टुत्व संधि, अगली संधि क्या है, इष्टुत्व संधि। ठीक है, इष्टुत्व संधि। तो इसका सूत्र क्या है, इसका सूत्र है स्तोष्टु स्तोष्टु नाष्टु, स्तोष्टु नाष्टु, ये इसका सूत्र है। ठीक, स्तोष्टु नाष्टु ये क्या है, ये सूत्र है। तो जैसा अभी स्तोष्टु नाष्टु सूत्र से हो रहा था है, उसी तरह इसका भी बिल्कुल इसी में आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें क्या क्या इसमें वर्ण हैं और कैसे कैसे इसके नियम हो सकते हैं। जैसा कि ये लिखा है, इसको हम यहाँ लिख दे रहे सकार। ठीक, पूरा रूप, ताकि कहीं ऐसा लिखा मिले तो आप समझ जाओ। इस सकार के बाद अगर आपका मूर्धन्य सा आए तो इसको भी सकार भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका किस में ही बदलेगा, ये भी आपका इसी सा में बदलेगा, अर्थात मूर्धन्य सा में बदलेगा। और यहाँ आप देख रहे हैं कि वर्ग तो वही है, कौन सा, ता वर्ग। ता वर्ग के बाद ता था, दा, धा और ना, इसके बाद कोई भी टा वर्ग आए, टा, ठा, डा, धा और ऋणा। ठीक है, कोई भी क्या आए, टा वर्ग आए, टा वर्ग के बाद कोई भी टा वर्ग आए तो टा वर्ग ही हो जाता है, ऐसा सूत्र में लिखा है। इसके बाद ये आए तो ये हो जाएगा, इसके बाद ये आए तो ये हो जाएगा, सा के बाद साए सा हो जाता है, ता वर्ग के बाद टा वर्ग आए टा वर्ग ही हो जाता है। ऐसा आपका इसकी परिभाषा हो गई। आगे देखते हैं उदाहरण से, जैसा कि मैंने अभी बताया था, रामस प्लस टीकते, रामस प्लस टीकते। ठीक है, तो सा के बाद टा वर्ग आया, तब भी ये सा हमारा इसी सा में परिवर्तित हो जाएगा, रामस, रामस। ठीक है, आप आधा भी बना सकते हैं इसको और हलंत भी लगा सकते हैं, हम आधा बना सकते हैं, तो हम आधा लिख देंगे। अगला उदाहरण लिख देते हैं, जैसे लिखा हो रामस प्लस षष्ठ, रामस प्लस षष्ठ। ठीक है, रामस प्लस षष्ठ। तो यहाँ देखेंगे इसके बाद ये आया तो ये भी इसी के जैसा बन जाएगा। तो यहाँ ऐसे इसलिए बच्चे गलत कर देते हैं, तो यहाँ क्या है, तीन सा और तीनों एक ही तरह के, तीन सा तीनों एक ही तरह के, सा सा सा। बच्चे सोचते ऐसा नहीं हो सकता, तीन एक साथ कैसे बन सकते हैं, ये संधि में ऐसा होता है, रामस षष्ठा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रामस षष्ठा हो जाएगा। ठीक, अगला उदाहरण, तत् प्लस टीका, तत् प्लस टीका, ता के बाद टा वर्ग आया तो ये ता भी इसी के जैसा हो जाएगा, अर्थात टा वर्ग में यहाँ ता का क्या होगा,
ता का भी टा हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते आप, या फिर इसका दूसरा रूप होता है ये टा बनाया और एक ये टा बनाया, इस तरह से। ठीक, इसका मतलब होता है, इस तट्टी का मतलब होता है किसी भी कोई आपका पैराग्राफ है उसकी व्याख्या करना। क्या होता है? व्याख्या करना। तट्टिका का मतलब किसी पैराग्राफ का, किसी पाठ की व्याख्या करना। ठीक, तत् प्लस टीका, तट्टिका। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। उद, उद प्लस डयन, उद प्लस डयन, दाया और आगे तीसरा आया तो ये दा भी किसमें बदल जाएगा? डा में बदल जाएगा। उड्डयन बहुत सरल है, इसलिए हम ज्यादा इसमें समय नहीं ले रहे हैं। तो आपने देखा कि तीसरा और इसके यहाँ भी यही आया, तो इसको भी इसी के जैसा बना देंगे, हमारी संधि हो जाएगी इष्टुत्व संधि। ठीक, अगला देखेंगे, कस, कस प्लस तहा, इसको देखेंगे। कस प्लस तहा, यहाँ देखो आना चाहिए था पहले ये वाला, लेकिन यहाँ आपका यही बनेगा। ठीक है, कस प्लस तहा। तो यहाँ करेंगे, क्या करेंगे, इस ता का जो ता है इसका टा बदल जाएगा। टा इसको यहाँ बदलेगा, इसका रूप कहाँ बदलेगा? ता, ये आपका वैसा का वैसा ही रहेगा। तो इससे कैसे बनेगा? इस तरह बन जाएगा कष्टहा। इसका कौन सा वर्ड बदला, कौन सा अक्षर बदला? तो ये टा है, जो सॉरी ता है, ये टा में परिवर्तित हो गया, इसीलिए ये इष्टुत्व संधि है। कष्टहा, आपका कष्टा का विच्छेद पूछा जाए इसी तरह बताएंगे, ये आपका सही होगा। जैसे लिखा हो, अगला लिखा होता है दुस प्लस तहा, तो एकदम सरल है, उसी की तरह बन जाएगा दुष्टहा। ठीक है, दुष्टहा क्या बन जाएगा? दुष्टहा। अगला देखेंगे, अगला यहाँ लिख दे रहे, पेस प्लस तहा, पेस प्लस तहा क्या हो जाएगा? पेस प्लस तहा। तो क्या बन जाएगा इससे? ये सा ऐसा ही रहेगा, ये ता है ठा में बदल जाएगा, तो शब्द बन जाएगा पेष्ठा। क्या बन जाएगा? पेष्ठा। आपको पेष्ठा में, दुष्टा में, कष्टा में ऐसा याद रखना है कि ये इष्टुत्व संधि के अंतर्गत आता है। ठीक, अगला एक उदाहरण और लिखें यहाँ पे, जैसे लिखा हो, अगला उदाहरण, बिस, बिस प्लस नुहु, बिस प्लस नुहु क्या हो जाएगा? बिस प्लस नुहु। तो आपने देखा ना 5वें नंबर पे है, तो 5वें वाला 5वां में ही परिवर्तित होगा और इष्टुत्व संधि में हो जाएगा, क्योंकि ये टा वर्ग में आता है। शब्द बन जाएगा विष्णुहु। क्या हो जाएगा? विष्णुहु। तो इस तरह से आपने देखा कि आपकी मैंने इष्टुत्व संधि और इष्टुत्व संधि दोनों बता दी। इष्टुत्व में टा वर्ग आता है, जबकि इससे पिछले में वहां क्या आया था? वहां आया था आपका चा वर्ग। ठीक है, तो वहां चा वर्ग से मेल हो रहा था, यहाँ आपका टा वर्ग से मेल हो रहा है, पहले वाला एक ही रहेगा। तो इस तरह से आपने देखा। ये आगे, इसके आगे आगे देखते हैं अगली संधि। तो व्यंजन संधि में 2 संधि हो गई, पहली इष्टुत्व संधि, दूसरी इष्टुत्व संधि। दोनों के सूत्र हो गए, दोनों के ये नियम होते हैं। अगली संधि है, अगली संधि है जसत्व संधि। संधि क्या है? जसत्व संधि। ठीक, अगली संधि है जसत्व संधि। सूत्र है अगली संधि जसत्व संधि। सूत्र है, सूत्र है झलाम। इधर से लिखते हैं, झलाम जसो अंते, झलाम जसो अंते। ठीक है, ये क्या लिखा? झलाम जसो अंते। ठीक है, झलाम जसो अंते, जसत्व संधि सूत्र झलाम जसो अंते। देखो उससे रिलेट कर रहा है, जसत्व संधि सूत्र झलाम जसो अंते। ये कह रहे कि अगर झल प्रत्याहार के बाद, ये एक प्रत्याहार है झल, और झल में आपके कौन कौन से वर्ड आते हैं? झल में आपके वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और ऊष्म वर्ण आते हैं। ठीक है, तो झल के बाद कोई भी क्या आए? झल के बाद आपका आए
झल के बाद आपके कोई तीसरे वर्ग के इसके जो जस प्रत्याहार है इससे कोई आए तो झल के बाद अगर जस आए तो जस ही हो जाता है, ऐसा है। ठीक है, झल के बाद कोई भी क्या आए, जस आए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जस प्रत्याहार ही बन जाता है। उदाहरण से समझेंगे। झल में आपके पहले दूसरे तीसरे चौथे आते हैं और यहाँ पे सिर्फ आपके तीसरे आते हैं, तो यहाँ इनमें से किसी तीसरे वर्ड से मिलान होगा तो तीसरा ही बन जाएगा। ज्यादातर इसमें क्या होता है, ज्यादातर इसमें ये होता है जो भी आपका पहला दूसरा होता है वो तीसरा में बदल जाता है। देखेंगे कैसे। और उसके बाद कोई स्वर भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद जस के साथ कोई स्वर भी हो सकता है, या जस आए या फिर स्वर हो। झल के बाद जस आए या कोई स्वर हो। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, जस ही हो जाता है। जैसे उदाहरण से देख लेते हैं। जैसे लिखा हो अप प्लस जहा, अप प्लस जहा, तो यहां देखेंगे, देखो बिल्कुल सरल बात ये है कि पा हमारा वर्ग का पहला अक्षर होता है और इसके बाद तीसरा आया, तो जब भी पहले और दूसरे के बाद तीसरा आए तो ये पहला भी इसी तीसरे में बदल जाएगा, इसीलिए तो यहाँ जस लिखा है। ठीक, तो पा भी किसमें हो जाएगा, पा अपना तीसरे में हो जाएगा। तो पा वर्ग का तीसरा वर्ड क्या होता है, पा फा बा होता है। क्या होता है, बा होता है। तो यहाँ पे बन जाएगा शब्द अबजहा। क्या बन जाएगा, अबजहा। आगे देखते हैं। जैसे लिखा हो अच प्लस अंतहा, अच प्लस अंतहा। ठीक है, तो देखना आपने चा आया है और इसके बाद मैंने बताया था तीसरा भी आ सकता है या कोई स्वर भी आ सकता। तो अब चा अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। चा अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। चा पहला है, चा छा जा, इसका तीसरा क्या हो जाएगा, जा हो जाएगा। चा का किस में बदल जाना होता है, जा में बदल जाना होता है, अजंतहा। ठीक है, सुप सुप प्लस अंतहा, सुप प्लस अंतहा, सु सुबंतहा। क्या हो जाएगा, सुबंतहा। ठीक है, सुप प्लस अंतहा, सुबंतहा। सट प्लस आनन, सट प्लस आननहा। टा पहला अक्षर है, टा कौन सा अक्षर है, पहला। टा का तीसरा, टा ठा डा, डा में बदल गया, डा को आ मिल गया, तो हमारा डा कैसा हो गया, पूरा हो गया। तो शब्द बन गया सडाननहा। आपसे पूछा जाता है कि सडानना में कौन सी संधि है, तो बच्चे सोचते सड आनन, सड आनन, और सोचते हैं स्वर संधि हो सकती है, दीर्घ संधि हो सकती है, लेकिन यहाँ सडानन में आपकी सट आनन करके व्यंजन संधि होती है। व्यंजन में भी जसत्व संधि होती है। ठीक है, व्यंजन में भी कौन सी संधि होती है, जसत्व संधि होती है। अगला देखेंगे जगत, जगत प्लस ईसहा, जगत प्लस ईसहा, बिल्कुल सरल। ता किस में बदलेगा, ता ता था दा में बदल जाएगा, दा पे बड़ी की मात्रा लग जाएगी, शब्द बन जाएगा जगदीसहा। क्या बन जाएगा, जगदीसहा, और आपकी हो जाएगी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के अंतर्गत जसत्व संधि, कौन सी संधि, जसत्व संधि। जैसा कि मैंने एक उदाहरण लिखा था इससे पहले जब संधि पढ़ाई थी, शुरुआत की थी व्यंजन संधि, बाक प्लस ईसहा, बाक प्लस ईसहा, ये इसी का उदाहरण था। का वर्ग का तीसरा अक्षर, का खा गा, गा को बड़ी मिल गई, क्या बन गया, बागीसहा, बागीसहा। ऐसे बहुत उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन पहले बता दिया नियम अगर ये है कि कोई भी पहले के बाद कोई या तो तीसरा आ रहा हो या कोई भी स्वर आ रहे हो, तो ये पहले अपने जो भी पहले होंगे वो तीसरे अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएंगे। अगर उनके आगे स्वर है तो उनपे वो स्वर की मात्रा लग जाएगी, अगर उनके आगे कोई व्यंजन से मेल हो रहा है तो वो एज इट इज आधे ही बने रहेंगे। ठीक है, बदले हुए रूप ऐसे ही बने रहेंगे। जैसे कि एक और उदाहरण लिखते हैं, महत प्लस दानम, महत प्लस दानम।
तो आपने देखा कि ता हमारा पहला है और पहले के बाद तीसरा आया, तो ता का तीसरा ता था दा, ये इसका ऐसा ही तीसरा हो जाएगा महदानम, महदानम। ठीक, तो इस तरह से जो भी उदाहरण होंगे वो आपके जसत्व संधि में झलाम जसोअंते सूत्र से हो जाएंगे। ठीक है, झलाम जसोअंते सूत्र से हो जाएंगे। ठीक, आगे देखो, अगली संधि पढ़ते हैं। जो आपको जसत्व संधि अभी बताई थी, उसी जसत्व संधि से संबंधित, मतलब उसका ही दूसरा रूप, वो भी जसत्व संधि ही होता है, लेकिन इससे थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे कि इसका नाम हो जाता है, अभी जसत्व संधि बताई थी और अब जो बता रही हूं उसका नाम है अपदांत, अपदांत जसत्व। इसका नाम क्या है? अपदांत जसत्व। ठीक है, उसका सूत्र था झलाम जसो अंते, इसका सूत्र है, इसका सूत्र है झलाम, झलाम, झलाम जसी, जसी, झसी, झलाम जसी झसी। ठीक है, सूत्र क्या है? झलाम जसी झसी। सूत्र देखेंगे कि ये नियम वही है, वहां ये था कि पहले दूसरे के बाद तीसरा या फिर स्वर आए तो वो पहला हमारा तीसरे में बदल जाता है। यहाँ ये कह रहे, यहाँ वही प्रत्याहार है झल, ठीक है, और जस, लेकिन यहाँ एक रूल बदल गया। यहाँ ये कह रहे हैं कि झल के बाद, मतलब झल के बाद क्या आए, या तो आपके तीसरे वर्ण आए या चौथे वर्ण आए, सरल भाषा में लिख दे रहे, या तीसरे वर्ण आए या चौथे वर्ण आए। तो इसमें से, झल में से जो भी होंगे वो सब तीसरे वर्ण में बदल जाएंगे, तीसरे वर्ण में बदल जाएंगे। जैसा कि उदाहरण से आप समझ पाएंगे, जैसे कि उदाहरण है आपका क्रोध, क्रोध प्लस धा, क्रोध प्लस धा। उदाहरण क्या है? क्रोध प्लस धा। तो आपने देखा कि धा हमारा ता था दा था चौथा नंबर का है, ठीक है, चौथा नंबर का है, और चौथे के बाद चौथा आया, तब भी ये चौथा हमारा इसी अपने ही वर्ग के तीसरे में बदलेगा। तो ये धा है, ये किस में बदल जाएगा? ये दा में बदल जाएगा। और आपका आगे वाला और पीछे वाला शब्द ऐसा ही लिखा रहेगा। ठीक है, क्रुद्धा। लेकिन आपको पता है जब दा और धा एक साथ बने होते हैं तो आप क्या करते हैं? दा और धा एक साथ बने होते तो इस तरह से भी बना देते हैं। तो आपने देखा कि क्रुद्धा को इस तरह भी लिखा जाता है और इस तरह भी लिखा जाता है। धा पूरा है, दा आधा है। जो आधा होता है वो ऊपर रहता है, जो शब्द पूरा होता है वो नीचे रहता है। तो क्रुद्धा ऐसे भी लिखा जाता है। अगला उदाहरण, बुध, बुध प्लस धी, बुध प्लस धी। धा किस में बदलेगा? दा में, और आगे वाला शब्द हमारा वैसा ही बना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ शब्द क्या बन गया? शब्द बन गया बुद्धि। लेकिन आपको पता है वही चीज कि बुद्धि दा और धा एक साथ होते हैं तो इस तरह भी लिखा जाता है। आपको बहुत सरल भाषा में समझ में आ रहा होगा। जब भी ऐसा लिखा हो तो है तो जसत्व संधि, लेकिन अगर इसमें भी पूछा जाए सुपर टैट में, थोड़ा सा अगर कठिन पेपर बनता है तो कौन सी जसत्व है, तब ऐसे वाले उदाहरण अपदांत जसत्व के होंगे। और अभी मैंने जो बताए थे वो केवल जसत्व संधि के उदाहरण होते हैं। ठीक है, अगला जैसे लिखा हो, जैसे और उदाहरण बताते हैं। युद्ध, युद्ध प्लस धा, युद्ध प्लस धा। धा किस में बदलेगा? दा में,
और क्या बन जाएगा शब्द युद्धा। आपको पता है कि आपका युद्धा इस तरह से भी लिखा जाता है, युद्धा इस तरह से भी लिखा जाता है। जैसे और उदाहरण बताती हूँ, लभ, लभ प्लस धा, ठीक है। भा किस में बदलेगा, भा किस में बदलेगा, तीसरे में, तो पा फा बा, तो इसमें ये भागा क्या बन जाएगा, बा बन जाएगा, आधा, ठीक, कैसा, आधा, और बा ऐसा बन गया आधा, ठीक है, और आगे शब्द बन गया इस तरह से, क्या बन गया, लब्धा। और ये इसी तरह से लिखा जाता है, इसलिए आपका इसी तरह से ही लिखा रहेगा, ठीक है। अगला सुध, सुध प्लस धा, सुध प्लस धा, तो धा किस में बदला, धा दा में, ठीक, और शब्द बन गया आपका इस तरह से शुद्धा। तो जब भी आपको ऐसे उदाहरण मिले आपको इस तरह के, तो आपका जसत्व में अपदांत जसत्व झलाम जसी जसी से हो जाता है, और उस तरह के उदाहरण आपके मतलब केवल जसत्व झलाम जसोअंते से होते हैं। अगली संधि देखते हैं। अभी आपको 3 संधि पढ़ा दी, इष्टुत्व, इष्टुत्व और आपका जसत्व। जसत्व के 2 रूप होते हैं, एक जसत्व और अपदांत जसत्व, ठीक है, अपदांत जसत्व। अगली संधि देखते हैं। अगली संधि का नाम है आपका चरत्व संधि। अगली संधि का क्या नाम है, चरत्व, चरत्व संधि, ठीक है, चरत्व संधि। सूत्र है, सूत्र क्या इसका है, सूत्र है खरी चा। सूत्र क्या है, सूत्र यहां लिख दे रहे हैं, सूत्र है खरी चा, खरी चा, ठीक, ये सूत्र है खरी चा। सूत्र क्या है, खरी चा। ये सूत्र कहता है अगर झल प्रत्याहार के बाद, झल प्रत्याहार के बाद कोई भी खर प्रत्याहार आए, झल प्रत्याहार के बाद कोई भी खर प्रत्याहार आए, तो इस झल का चर प्रत्याहार हो जाता है। क्या हो जाता है, अगर परिभाषा लिखो तो झल प्रत्याहार के बाद खर प्रत्याहार में से कोई वर्ण आए, तो इस झल प्रत्याहार के स्थान पर चर प्रत्याहार हो जाता है। सरल सी भाषा में अगर हम समझें तो ये हो सकता है आपका, क्या हो सकता है, यहाँ पे आपके पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे आते हैं, ऊष्म आते हैं, ठीक है, ऊष्म किस में बदल जाएंगे, इसमें बदल जाएंगे आपके, थोड़ा सा देख लेंगे, आपके पहले दूसरे ऊष्म पहले दूसरे से मिलेंगे, ठीक, किससे मिलेंगे, पहले और दूसरे से मिलेंगे, तो पहले हो जाएंगे, सिर्फ पहले होंगे। चर में कौन आते हैं, सिर्फ वर्गों के पहले व्यंजन आते हैं, तो यहाँ बराबर करके जो होंगे वो सिर्फ पहले होंगे, ठीक है। उदाहरण में समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे लिखा हो सत, सॉरी, जैसे लिखा हो सद, क्या लिखा हो, सद, सद प्लस कारहा, सद प्लस कारहा, तीसरे के बाद पहला आया, तीसरे के बाद पहला आया, अभी तक ऐसा नहीं हुआ था। क्या हुआ था कि पहले के बाद तीसरे आ रहे थे, या फिर पहले के बाद चौथे आ रहे थे। यहाँ आपने देखा पहले तीसरे के बाद पहला आया, तो ये भी जो तीसरा है अपनी ही श्रेणी के पहले में बदल जाएगा। तो दा का जो पहला प्रथम है वो आपका ता है, ता था दा तीसरा होता है, और आपका वर्ड बन गया सत्कारहा। क्या बन गया, सत्कारहा, ठीक है। इस तरह से आगे देखेंगे। जैसे लिखा हो अगला उदाहरण, दिग, दिग प्लस पालहा, दिग प्लस पालहा। तो मैंने कहा था आपको यहाँ पे आपके कौन से मिल सकते हैं, आपके पहले और दूसरे मिल सकते हैं, यहाँ पे इसमें से कोई वर्ड के व्यंजन मिल सकते हैं, लेकिन ये अपने ही पहले वर्ग में, पहले वर्ण में बदल जाएंगे। गा तीसरा है, और गा का जो पहला है वो का है, का वर्ग का गा तीसरा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा,
दी दिक दिक्पाला, क्या हो जाएगा? दिक्पाला। ठीक, ऐसा शब्द बन जाएगा दिक्पाला। आगे देखते हैं, सद सद प्लस पाला लिखा हो, वही देख लो। तो दा का पहला कौन होता है? ता होता है। सतपाला, दा का पहला कौन होता है? ता होता है। सद का सतपाला। जैसे लिखा हो छेद, अगला उदाहरण, छेद प्लस तव्यम, छेद प्लस तव्यम। तो दा किस में बदलेगा? दा ता में बदल जाएगा, और अगला ता बना ही है, तो हो जाएगा छेतव्यम, छेतव्यम। ठीक, ऐसा उदाहरण, छेतव्यम। ठीक है। अगर लिखा हो, क्या लिखा हो? भेद प्लस तव्यम, भेद प्लस तव्यम, तो क्या हो जाएगा? भेदतव्यम, भेदतव्यम। ठीक, तो इस तरह से आपने देखा, यहाँ पहले दूसरे तीसरे चौथे के बाद कोई भी दूसरे या पहले हो तो सिर्फ पहले में ही बदलते हैं। किसमें बदल रहे? पहले में ही बदल रहे हैं, अर्थात इन सब का जो परिवर्तन है वो वर्गों का पहला वर्ण होता है। कोई भी वर्ग का आपके ये हो जाएंगे, उसके बाद दूसरे होंगे, तो सिर्फ उसका पहला जो अक्षर होगा वर्ग का वही बनना होगा, उसी में परिवर्तन होना होगा। ठीक, तो आपने देखा कि चर्त संधि का सूत्र खरीचा, और यहाँ पे आपका झल के बाद खर से मेल हो तो चर हो जाता है, झल के बाद खर से मेल हो तो चर हो जाता है, ऐसा यहाँ इसमें नियम था। अगली संधि आपकी संधि है, अगली संधि है, संधि का नाम है लत्व संधि। संधि का नाम क्या है? लत्व संधि। ठीक है, संधि का नाम है लत्व संधि। ये संधि बहुत सरल है, इसलिए मैं यहाँ बता दे रही हूँ। और इसका सूत्र है, लत्व संधि का सूत्र है तोरली। संधि का सूत्र क्या है? तोरली। ठीक है, संधि लत्व संधि का सूत्र है तोरली। ठीक है, बिल्कुल सरल है। ये कह रहा है तोरली कि तुर्ली ये कह रहा है कि अगर ता वर्ग के बाद, ता वर्ग के बाद ला आए, क्या आए? ला आए, तो ला ही हो जाता है, ला ही हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल सरल है, इसलिए जल्दी से बता दे रहे। ता वर्ग के बाद ला आए तो ला हो जाता है। जैसे जैसे उत प्लस लासहा, उत प्लस लासहा क्या हो जाएगा? उल्लासहा, उल्लासहा। ठीक है, तत् प्लस लीनहा, तत् प्लस लीनहा क्या हो जाएगा? तल लीनहा। ठीक है, तल लीनहा। और देखते हैं, उत प्लस लेखा, उत प्लस लेखा। आपने देखा सभी ता किसमें बदल रहे हैं? ला में बदल रहे हैं। उल्लेखा क्या हो जाएगा? उल्लेखा। ठीक, और देखते हैं एक दो उदाहरण इसके। जैसे कि लिखा हो महान प्लस लाभ, महान, महान प्लस लाभ, क्या लिखा हो? महान प्लस लाभ। तो क्या करेंगे? ये जो ना है, ता था दा ना लास्ट का है, तो ये ना हमारा ला में बदल जाएगा, महान लाभ। लेकिन जब भी आपका पांचवा वाला पंचम वाला वर्ड के बाद ना आए तो ये तो ला में बदल जाता है, लेकिन इससे पहले वाला जो वर्ड होगा उस पे आपका इस तरह से निशान चंद्र बिंदु का लग जाता है। ठीक है, एक और उदाहरण इसी तरह का बताते हैं। जैसे लिखा हो, ये उदाहरण बहुत पूछा जाता है, यहाँ पे लिख दे रहे इसके, विद्वान, विद्वान प्लस लिखती, विद्वान प्लस लिखती। ठीक है, विद्वान प्लस लिखती, तो क्या बन जाएगा? इसका बन जाएगा, जैसा कि आपको पता है, ये ना हमारा ला में बदल जाएगा। ठीक, इस तरह से विद्वान लिखती। ठीक, विद्वान लिखती, लेकिन पंचम है, पंचम होने की वजह से यहाँ पे इस पे चंद्र बिंदु का चिन्ह लग जाता है। ये बहुत पूछा जाता, किस संधि में होता है?
लत्व संधि में किस सूत्र से? तोरली सूत्र से। सूत्र भी पूछा जाता है, संधि भी, और इसकी विच्छेद क्या होगी? विद्वान प्लस लिखति। इस तरह से इसका शब्द बन जाएगा, विद्वान लिखति। जैसे लिखा हो अगला उदाहरण, विद्युद, विद्युद प्लस लेखा। अब यहाँ देखो आप, क्या देखो कि ता था दा तीसरा आया है, उसके बाद आपका ला आया है, तब भी आपका क्या बन जाएगा? ला ही बन जाएगा, विद्युद लेखा। तो इस तरह से आपने देखा कि लत्व या तोरली में सभी जगह ला ला दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपके जो खास उदाहरण हैं वो आपका जैसे विद्वान लिखति है, ये आपको देखना है, महान लाभ है ये देखना है, और विद्युत लेखा ये देखना है, और सभी सरल हैं। तो यहाँ आज आपके व्यंजन संधि में आपका इतना ही आज के लिए, और इससे आगे व्यंजन संधि अभी हम लोग जारी रखेंगे, इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि मेरे पढ़ाए हुए जो व्यंजन संधि हैं, वीडियो हैं, ये आपको पसंद आए होंगे। तो इसलिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय। सब लोग अच्छे रहें। थैंक यू।